Dear students, let us continue our chapter photochemistry. और कल हमने ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में पढ़ा था। तो कल हमने ये पढ़ा था कि सिंगलेट स्टेट क्या होती है और ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, और कैसे मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद S0 स्टेट से S2 स्टेट में एक्साइट होता है, फिर उसमें वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होती है और उसके बाद वो इंटरनल कन्वर्जन से S1 में आ जाता है, और उसके बाद S1 से किस प्रकार T1 स्टेट में आता है, जिसको कि हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस था, ये एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है उसके रिलैक्सेशन का नॉन रेडिएटिव वे था। मतलब इस प्रोसेस में जो तीनों प्रोसेस हमने कल पढ़ी थी, इंटरनल कन्वर्जन, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इनमें कोई भी रेडिएशन नहीं निकलती है, तो इसलिए ये नॉन रेडिएटिव वे था मॉलिक्यूल के रिलैक्सेशन का। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मॉलिक्यूल जो है वो रेडिएशन के थ्रू रिलैक्स होता है। तो आज हम पढ़ेंगे रेडिएटिव डीएक्टिवेशन। तो रेडिएटिव डीएक्टिवेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला है फ्लोरोसेंस, दूसरा है फॉस्फोरेंस। और रेडिएटिव डीएक्टिवेशन या रिलैक्सेशन को हम ल्यूमिनेसेंस भी बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसका एक्साइटेशन लाइट की वजह से हुआ है, तो इसलिए ल्यूमिनेसेंस यहाँ पर फोटोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस दोनों ही फोटोल्यूमिनेसेंस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लोरोसेंस क्या होता है। फ्लोरोसेंस मतलब कि जब मॉलिक्यूल S1 स्टेट से S0 स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन इवॉल्व करता है, एमिट करता है, तो इस प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस का जो टाइम है वो बहुत कम होता है और वो केवल 10⁻⁹ सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है वो S0 से S2 में गया, फिर वो इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू S1 में आया। अब जब वो S1 में आ गया, उसके बाद S1 से वो S0 में जाता है। तो जब वो S1 से S0 में जाता है तो वो रेडिएशन को एमिट करता है, तो उस रेडिएशन को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। ये डायग्राम से ज़्यादा क्लियरली हमको नज़र आ रहा है फ्लोरोसेंस S1 से S0। अब जो फ्लोरोसेंस एमिशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो एक्साइटेशन की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है जब वो S2 से S1 में आया, या S1 के S1 लेवल के जो सबसे कम एनर्जी वाला ग्राउंड स्टेट था उसमें आया, तो उसने कुछ एनर्जी लूज करी इस प्रोसेस में। तो एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम हो गई है, तो यानी कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई है। इसलिए जो लैम्डा है फ्लोरोसेंस का, वो लैम्डा ऑफ एक्साइटेशन से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो रेडिएटिव डीएक्टिवेशन है उसको हम फॉस्फोरेंस कहते हैं। और फॉस्फोरेंस में क्या होता है कि पहले जो मॉलिक्यूल है वो S1 से T1 में आता है, फिर वो T1 से S0 में आता है। मतलब मॉलिक्यूल जब T1 से S0 में आ रहा है तो जो रेडिएशन एमिट करता है उस रेडिएशन को हम, या ये जो फिनोमिनन है इसको हम फॉस्फोरेंस कहते हैं। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पर हमने देखा कि मॉलिक्यूल S1 से पहले T1 में आया, जिसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं, और फिर वो T1 से कैसे S0 में आ गया। तो ये जो प्रोसेस है ये फॉस्फोरेंस होती है। ये देखिए इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर है, T1 स्टेट से S0। यानी कि जो फॉस्फोरेंस है वो हमें याद रखना कि पूरी प्रोसेस सबसे पहले S0 से S1, S0 से S2, S2 से S1, फिर S1 से T1 और फिर T1 से S0। तो ये पूरी प्रोसेस फॉस्फोरेंस कहलाती है।
और जैसे कि हमें पता है कि ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन होता है, तो इसलिए जो फॉस्फोरेंस का जो फिनोमिनन है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरेंस की जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसके लिए जो टाइम है वो 10⁻⁻⁴ सेकेंड से लेकर के 10⁻² सेकेंड तक होता है, जो कि फ्लोरोसेंस से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो एनर्जी होती है ट्रिपलेट स्टेट की वो सिंगलेट स्टेट से कम होती है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉस्फोरेंस जो है यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है फॉस्फोरेंस की वो फ्लोरोसेंस से भी ज़्यादा है। ये इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 200 से 300 के बीच में जो वेवलेंथ है वो एक्साइटेशन की है, कम है, फिर उससे ज़्यादा फ्लोरोसेंस की है, और फिर सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो फॉस्फोरेंस की है। तो इस वजह से जो फॉस्फोरेंस को हम डिलेड एमिशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये ज़ेबलॉन्स की डायग्राम है। ज़ेबलॉन्स की डायग्राम को अब हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल S0 ग्राउंड स्टेट में है तो वो लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद S2 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, और वहाँ पर जब उसमें वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होता है तो वो सबसे पहले S2 की ग्राउंड स्टेट में आता है, फिर वो वहाँ से S1 में जाता है, तो इसको हम इंटरनल कन्वर्शन कहते हैं। फिर वो S1 से, और जो S1 की ग्राउंड स्टेट में है वहाँ पर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के थ्रू आता है, और अगर वो S1 से S0 में चला गया तो ये फ्लोरोसेंस होती है, ये रेडिएटिव डीएक्टिवेशन है। लेकिन अगर वो S1 से T1 में गया तो इसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं, और T1 से अगर वो S0 में आया तो ये क्या है, फॉस्फोरेंस है, ये भी एक रेडिएटिव डीएक्टिवेशन है। तो रेडिएटिव डीएक्टिवेशन में फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस आते हैं, जबकि नॉन रेडिएटिव डीएक्टिवेशन में इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन आते हैं। तो इसमें जो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरनल कन्वर्जन भी इसमें शॉर्ट नोट भी एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा केमिल्यूमिनेसेंस और बायोल्यूमिनेसेंस दोनों ही काफ़ी आपस में रिलेटेड होते हैं। केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से रेडिएशन का एमिट होना। तो ल्यूमिनॉल कि जब हम एल्कलाइन सोल्यूशन में जो ऑक्सीडेशन है वो केमिल्यूमिनेसेंस का एग्जांपल है। और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके थ्रू रेडिएशन का निकलना बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। जैसे कि फायरफ्लाई, जुगनू में जो लाइट एमिट होती है, और फ्लैशिंग फिश होती है, और बहुत सारे कीड़े होते हैं जो ग्लो करते हैं, तो ये सब बायोल्यूमिनेसेंस का एग्जाम्पल है। थैंक यू।